हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, कमाल कर दिया आप लोगों ने। तो इस चैनल, ये बोरिंग चैनल करंट अनप्लग बाय राजीव, जिसके वीडियो 2-2,500 3,000 से ज्यादा लोग देखते नहीं थे, व्यूज आते नहीं थे। कल मैंने वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया कि कैसे मीडिया बैरन सुभाष चंद्रा जी, जिन्होंने 22,000 करोड़ के लोन्स में पर्सनल गारंटी दी थी, उनके लोन का एनसीएलटी ने जो है वो 6.5 करोड़ में सेटलमेंट करने का मन बना लिया है और उस दिशा में निर्देश दिए हैं। अब दोस्तों, वो वीडियो को जब मैं अभी रात में 9:45 बजे बना रहा हूं वीडियो, तो 25,550 लोगों ने देखा है। 25,550, ये मेरे लिए रिकॉर्ड है। बहुत खुशी की बात है मेरे लिए कि 25,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा है। परंतु आप किसी महिला को कम वस्त्रों के साथ में सड़क पे शराब पीते हुए आप एक वीडियो ऐसा उनका, किसी महिला का आप जारी कर दें, तो देखिए कितने लाखों और करोड़ों के व्यूज आते हैं। दोस्तों, इस देश के अंदर में मुद्दे जो हैं, वो मुद्दे कैसे बन गए? मुझे सुबह से इतने सारे लोगों के फोन आए। वीडियो बहुत कम लोगों ने देखा है, ठीक है, परंतु बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आए और मुझे फोन आया। और एक जो फोन जो मेरे मन को बहुत छू गया, उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा। बिहार शरीफ करके जगह है बिहार में, फुलवारी बिहार शरीफ, वहां से किसी व्यक्ति ने फोन किया था। उन्होंने कहा कि मैंने साहब 5 लाख का लोन लिया था और मेरे 5 लाख के लोन को मैं नहीं दे पाया। कोरोना आ गया, दुनिया भर की चीजें हो गई, लोन नहीं मैं दे पाया, तो मेरा ऑटो उठा के बैंक वाले ले गए। ऑटो उठा के बैंक वाले ले गए। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूं? एक फोन आया जहां पे एक नौजवान है, पढ़ा लिखा बच्चा है, वो बोलता है कि सर, मेरे ऊपर में लाखों का एजुकेशन लोन हो गया है और मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, मैं क्या करूं? हालांकि एजुकेशन लोन में कम से कम रियायत है कि जब तक आपकी नौकरी लगती नहीं है, 5-7 साल कुछ ऐसा है, उसके बाद आप पेमेंट करें। परंतु जो ईमानदार व्यक्ति रहता है, वो अपने सर पे एक दिन भी लोन रहने नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी ब्याज ईएमआई का भुगतान करना शुरू कर दूं। कई लोगों के मैसेजेस आए कि साहब छोड़ना मत, आप इसको लॉजिकल एंड तक इस फाइट को लेके जाना। दोस्तों, मुझे नहीं मालूम है कि मैं, मतलब इस फाइट का लॉजिकल एंड क्या होगा। जिस राष्ट्र में 15 लाख करोड़ से ज्यादा के लोन जो है पूंजीपतियों के माफ कर दिए गए पिछले 12 साल में, उस देश में क्या लॉजिकल एंडिंग होगी? कहां तक आदमी फाइट लड़ेगा और कहां तक लेके जाएगा? वीडियो बनाने पे 25,000 लोग देखते हैं, 25,550 अभी तक का आंकड़ा है 24 घंटे में। मेरे लिए रिकॉर्ड है। परंतु दोस्तों, क्या 25,000 लोगों के वीडियो देखने से, सोचने से, क्या इस 140 करोड़ के देश के अंदर में किसी तरीके की क्रांति आ सकती है? सोच में बदलाव आ सकता है? किसी तरीके से व्यवस्था में परिवर्तन आ सकता है? एक व्यक्ति ने मुझे मैसेज लिख के पूछा कि सर, अगर इतना बड़ा स्कैंडल हो रहा है तो फिर ये सामने क्यों नहीं आ रहा? कैसे देश के लोग जो हैं वो शांत हैं, खामोश हैं? और मैंने सोचा कि मैं आज इसी पे पूरा वीडियो बना दूं कि क्यों इस देश की जनता जो है वो खामोश है, शांत है। देखिए, मैं मीडिया का, कह लीजिए कि स्टूडेंट रहा हूं, मीडिया में काम किया है 23-24 साल, और मैं एक चीज को बहुत अच्छे से जानता हूं कि नेता जो है वो बनाए जाते हैं। नेता जो है बनाए जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको ज्ञान है, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा बोल सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा दिखते हैं, पर नेता क्यों चुनिंदा बनते हैं? नेता बनाए जाते हैं। और नेता बनाता कौन है? नेता बनाता है मीडिया। मीडिया। अब आप पूछ रहे हैं कि इस तरीके के मसलों का निपटारण नहीं होता, खुलासा नहीं होता, कैसे होगा? इस मोदी सरकार में 1.5 करोड़ रुपए प्रतिदिन पिछले 12.5 साल से मोदी सरकार का, यदि हम एवरेज निकाले, कांग्रेस ने ट्वीट किया है। ये मैं कहां से इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये भी आपको सोर्स बता रहा हूं, ये मेरा नहीं है, डाटा निकाला हुआ, कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी क्या बोलती है?
मोदी जी ने 2014 से लेके 2025 तक 26 तक 1.5 करोड़ रुपए प्रतिदिन अपने एडवर्टाइजमेंट में, अपने पब्लिक रिलेशन में खर्चा किया। योगी जी मोदी जी से 4 कदम आगे। योगी जी ने 2.33 करोड़ रुपए प्रतिदिन खर्च किया है अपने एडवर्टाइजमेंट पे। उसके बाद में आपके धामी साहब हैं जो इलेक्शन हार गए थे उत्तराखंड के, उसके बाद भी सीएम बने, 55 लाख हर महीने खर्चा कर रहे हैं, हर दिन खर्चा कर रहे हैं। 2021 से लेकर 2025 तक का ये उनका रिकॉर्ड है। और पर्चे से जो सीएम बने थे राजस्थान में, पर्चे से है भजन लाल जी, वो प्रतिदिन 30 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं 2023 से 2025 के बीच में। हेमंत बिस्व शर्मा, जिनको राहुल गांधी ने कहा था कि सबसे करप्ट मिनिस्टर है आज की डेट में पूरे भारतवर्ष में, वो 26 लाख रुपए प्रतिदिन अपने पब्लिक रिलेशनशिप में खर्च कर रहे हैं। मोहन यादव, जिनके ऊपर में जमीन घोटाले की भी बात हुई, वो 1.93 करोड़ रुपीस प्रतिदिन अपने प्रचार में खर्च कर रहे हैं। और एकनाथ शिंदे, जो पहले महाराष्ट्र के सीएम थे, शिवसेना से अलग हुए, वो 1.4 करोड़ रुपए प्रतिदिन अपने प्रचार पे खर्च करते आए हैं। आप सोचिए दोस्तों, ये प्रचार पे कहां खर्च हो रहा है? ये मीडिया को जा रहा है पैसा, ये पूरा पैसा मीडिया को जा रहा है। आप लोग जो पूछते हैं कि सरकार के जो काली करतूते हैं, कुकर्म है, वो क्यों नहीं जनता तक आती है? जनता में आक्रोश तो तब आएगा ना जब जनता को पता होगा। जब जनता को पता ही नहीं है, 99% बातें नहीं पता है, 1% बात जो सामने आ रही है उसको सुन के, देख के भी लोगों की खून खौल रहे, उसको सुन के भी जो है आप लोग को क्रोध आ रहा है। तो आप सोचिए, वो पूरी 100% बातें ट्रांसपेरेंट वे में मीडिया के थ्रू आने लगी तो क्या हाल होगा इस देश का, कितने आक्रोशित होगी ये जनता। जनता सोई नहीं है। 25,000 लोग वीडियो देख के यदि मुझे 200 के आसपास मैसेजेस और फोन आ जा रहे हैं 24 घंटे के अंदर में, तो ये कम नहीं है। इसका मतलब है कि देश के लोग ढूंढ ढूंढ के इस तरीके की चीजें देखना चाह रहे हैं और उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मेरे सब्सक्राइबर 12,000 13,000 सब्सक्राइबर है मेरे, 12,500 12,500 सब्सक्राइबर होने पे उसका दुगना जो है वीडियो व्यू आया है इसके ऊपर। यानी लोग इस तरीके की चीजों को जानना चाहते हैं। ये जो इतना खर्चा हो रहा है, 1.5 करोड़ रुपए प्रतिदिन मोदी जी जो अपने पब्लिक रिलेशन में खर्च कर रहे हैं, आप 10 साल अगर निकाल लीजिए तो 365 दिन एक साल में होता है, यानी 3,650 दिन। 1.5 करोड़ को 3,650 दिन से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3,650 प्लस उसका आधा 1825, 3,650 में 1825 ऐड कर दीजिए तो ये 5,400 करोड़ से ऊपर होता है। नहीं, 5,500 करोड़ रुपए मोदी जी अपने प्रचार में 10 साल में खर्च कर चुके हैं। अब उसके अंदर में और 2 साल जोड़ लीजिए। दोस्तों, ये पैसा मीडिया को जा रहा है, अधिकतर पैसा, अधिकांश पैसा। और जब मीडिया के मुंह में जो है वो इस तरीके से अशर्फियां ठोस दी जाएंगी, अशर्फियों से मुंह भर दिया जाएगा, तो मीडिया कहां से जो है वो इनके जो है गलत कामों को सामने लेके आएंगे? हमारे जैसे कुछ पागल लोग हैं जो अपने जान माल की रक्षा किए मतलब का ध्यान बिना रखे हुए इस तरीके की चीजों पे बात कर रहे हैं। पर कुछ पागल लोगों से ही जो है ये ह्यूमन सोसाइटी या मानव सभ्यता जो है आदिकाल से आगे बढ़ती आई है। वो पागल ही था आइंस्टाइन, वो एडिसन पागल ही था, अपने समय में इनको पागल ही कहा जाता था, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी खोजें कर डाली। कार्ल मार्क्स चिल्लाता रह गया अपने जीवन में, किसी ने कार्ल मार्क्स की बात को सुना नहीं। मार्क्स मर गया तो मार्क्सिज्म इतना बड़ा अपने आप में जो है धर्म बन गया। तो जब तक लोग जीवित रहते हैं उनकी बात शायद कोई सुनता नहीं है। वीर गति को प्राप्त होना लगता है आवश्यक है यदि आपको आपकी बात सुनवानी है। दोस्तों, जिस तरीके से दीमक की तरह इस देश को अंदर से खोखला बनाया जा रहा है, 15 लाख करोड़ से ज्यादा के लोन जो है माफ हो गए।
और इस देश के अंदर में बहस क्या चल रही है, प्राइम टाइम खोल के देखिए, प्राइम टाइम खोल के देखिए किसी भी टेलीविजन चैनल का, बहस क्या चल रही है उसमें कि वंदे मातरम कौन गा रहा है कौन नहीं गा रहा है, किसको छंद 3 आता है और किसको छंद 5 नहीं आता है। ये बहस के मुद्दे हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय स्वर्ग में बैठ के रो रहे होंगे नीचे ये देख के, बहुत सारों को तो पता ही नहीं कि वंदे मातरम लिखा किसने, रो रहे होंगे वो। ये मुद्दे हैं देश के, देश को अंदर से खोखला बनाया जा रहा है, देश को कौन लूट रहा है, ये मुद्दा है कि वंदे मातरम किसको कंठस्थ नहीं है, किसको आता नहीं है, ये मुद्दा है। मुद्दा क्या है, देश के मुद्दे क्या हैं जो मुझे और आपको और हम सबके जीवन को प्रभावित करते हैं? क्या वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे तो क्या हम देशभक्त नहीं हुए? यदि मुझे वंदे मातरम याद नहीं तो क्या मैं देशभक्त नहीं हुआ? इस तरीके की बहस मीडिया क्यों करा रहा है? इस तरीके की बहस मीडिया इसलिए करा रहा है क्योंकि जनता को सही मुद्दे तक आने नहीं देना है, क्योंकि इनके मालिकों के मुंह में अशर्फियां ठूस रखी हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज ने, पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं बोलना चाहिए, पार्टीज तो नहीं बोलना चाहिए, गवर्नमेंट ने, ये मोदी सरकार ने, ये योगी सरकार ने, ये भजनलाल सरकार ने, ये धामी सरकार ने। दोस्तों, मैं आपको अपना वाक्य, मैंने काम किया डीएनए में, जो सुभाष चंद्र का न्यूज़पेपर है इंग्लिश का, मैं आप लोगों के साथ एक वाक्य शेयर करता हूं, बड़ा मजेदार वाक्य है। आपको याद होगा विलासराव देशमुख का देहांत हो गया था अकस्मात, इलाज कराने गए थे, मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि उनकी मृत्यु हो जाएगी, बड़ी फास्ट मृत्यु हुई थी विलासराव देशमुख। जब विलासराव देशमुख जी की मृत्यु हुई रातों रात, तो ये खबर पूरे भारत में सिर्फ एक ही अखबार में छपा था, डीएनए, उसी दिन डीएनए में छपा था। और अगले दिन जब मैं आया तो मुझे पता चला कि जो व्यक्ति नाइट शिफ्ट में था, जो पत्रकार जिसने ईमानदारी से उस खबर को छापा, जो डेस्क हेड था उस टाइम का, जिसने डिसीजन लिया कि इस खबर को जो है हमें डालना चाहिए, बहुत बड़ी खबर है, महाराष्ट्र से निकल रहा है, डीएनए बॉम्बे में हम लोग बैठे थे, वहां का जो है मुख्यमंत्री रहा व्यक्ति अगर स्वर्गवासी हो जा रहा तो बहुत बड़ी खबर है। काफी साल रहे थे वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख जी। जब मैं अगले दिन आया तो मुझे पता चला कि जो डेस्क हेड थे उनको नौकरी से निकाल दिया गया। क्यों नौकरी से निकाला गया? क्योंकि बताया जाता है कि सुभाष चंद्र जी लंदन गए थे, लंदन से वो जैसी रात में 2:30 पता नहीं कितने बजे जब भी वो फ्लाइट से लैंड किए शाम में, रात में, तो उनको अहमद पटेल के 3 फोन, दिग्विजय सिंह के 2-4 फोन, और ना जाने जितने ये भारी भरकम कांग्रेस के लीडर उस टाइम में थे, इनके फोन गए थे। ये क्या खबर आपके ऑनलाइन मीडिया में छप गया है? शाम का शायद समझ में, टाइम भूल गया हूं, बहुत पुरानी घटना है चूंकि। तो ये न्यूज जो ऑनलाइन मीडिया में छप गई थी उस टाइम में डीएनए की, उसकी खामियाजा, उसका खामियाजा जो है वो पत्रकार को निभाना पड़ा। अब आप बोलोगे कि भाई कांग्रेस के नेताओं को क्या दिक्कत थी विलासराव देशमुख जी का यदि देहांत हो जाता है तो? दोस्तों, कोई बता नहीं सकता, मैं भी कयास ही लगा रहा हूं कि क्या इनको दिक्कत होगी, परंतु जब इस तरीके से बड़ा कोई व्यक्ति मरता है तो अपने पीछे में बहुत सारी प्रॉपर्टियां छोड़ जाता है, और जब तक अंगूठा नहीं लगता है तब तक प्रॉपर्टियों का विभाजन कैसे होगा? अक्सर ऐसा देखा गया है। तो इसके पीछे क्या चीज रही होगी, क्या रीजन रहा होगा, मुझे मालूम नहीं, पर यह बताया गया कि वो अभी तक मरे नहीं थे जब न्यूज हमने छापा। वो तो वेंटिलेटर पे थे ना, पता नहीं जिंदा थे, जो भी था, हमने हड़बड़ी में वो न्यूज छाप दी। पर बात तो सही है, निकली, सही निकली। और आपको जान के ताज्जुब होगा, जो उस टाइम में था, मैं नाम उसका भूल रहा हूं, नहीं तो नाम भी आपको बताया रहता है, उस व्यक्ति ने खुद से अपनी तरफ से मेहनत करके उस न्यूज में वैल्यू ऐड किया था, पता लगाया था, फोन किया था उसने 2-3 फोन करके इंफॉर्मेशन लाके अपने ऑर्गेनाइजेशन संस्थान में सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज दिया, और उस ब्रेकिंग न्यूज का नतीजा जो है अपनी नौकरी के साथ में उसको नौकरी गवा के जो है
वो अपने काम का उसको फल मिल गया। दोस्तों, ये पत्रकारिता की दुनिया रहती है। ये जो लोग काम किए हैं डीएनए में, उन लोगों को पता है, कुछ लोगों को जो टॉप पे थे, जिनको उनको पता है ये घटना जो मैं बता रहा हूं। पूरी दुनिया के सामने ये घटना नहीं आई है, पर मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि पॉलिटिशियंस और मीडिया के लोग कितने ज्यादा जो हैं आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ये वो सुभाष चंद्रा है जिन्होंने अपनी किताब का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री के घर में कराया, नरेंद्र मोदी के घर में, नरेंद्र मोदी के हाथ से। आप पीएम ऑफिस के बाहर या पीएम के घर के बाहर 2 मिनट गाड़ी रोक के खड़े हो जाओ, मान जाऊंगा मैं आपको। प्रधानमंत्री के घर में अपनी किताब का उद्घाटन कराना उसके हाथ से। बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं पहली पंक्ति में, अमर सिंह, मुलायम सिंह यादव, मीडिया के लोग, रजत शर्मा, नाना सब एकदम हैवी वेट लोग बैठे हुए हैं। और मोदी जी जो है वो पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं, विमोचन अपने घर से बैठ के। तो क्या कांग्रेस और क्या भारतीय जनता पार्टी, सुभाष चंद्रा ने सबको अपने साथ में मिला के रखा हुआ है। अभी राहुल गांधी ट्वीट कर रहे, मुझे राहुल गांधी क्यों पसंद है? वो अलग टाइप का नेता है। मुकेश अंबानी मिलने आता है घर तो वो मोचियों से मिलने चला जाता है। जिस नेता के लिए इतने बड़े बड़े, आप ये कह ले मीडिया वाले के लिए बड़े बड़े नेता पंक्तियों में बैठे दिखे, राहुल गांधी नहीं दिखा वहां पे। पर दुख की बात यह है कि ये वही राहुल गांधी की पार्टी है जो अपने नेता के मैसेज को एम्पलीफाई नहीं करती है। राहुल गांधी मैसेज देते हो, उसको 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और इन लोगों ने एम्पलीफाई करना चाहिए, अपने एरिया में बोलना चाहिए। राहुल गांधी जी, कैसी टीम लेके आप चल रहे हो? आपके दिए हुए मैसेजेस एम्पलीफाई नहीं होते। आप एक अकेले योद्धा के रूप में तलवार भांजते हुए नजर आ रहे हो। अदानी के मामले में आपने बातें उठाई, आपके चीफ मिनिस्टर्स ने कहीं पे भी उसको एम्पलीफाई नहीं किया। जितने भी चीफ मिनिस्टर्स थे आपके उस टाइम में, आप अभी छात्रों के आंदोलन में जो कूदे हो, कोई न्यूज एम्पलीफाई नहीं कर रहा, बढ़ा नहीं रहा, उसको साउंड को नहीं बढ़ा रहा। यही यदि आपके जगह भाजपा रहती तो भाजपा का एक एक व्यक्ति जो है, एक एक कार्यकर्ता से लेकर नेता तक अपने मेन लीडर के न्यूज को एम्पलीफाई करता, बढ़ाता, उसको स्प्रेड करता। आप ऐसे लोगों की टीम लेके चल रहे हो जो कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सुभाष चंद्रा के मुद्दे में सिर्फ जयराम रमेश ने एक टिप्पणी की है, बाकी कांग्रेस के एक भी लीडर से कोई टिप्पणी मुझे सुनने में नहीं आई अभी तक, एटलीस्ट मेरी जानकारी में तो नहीं है। किसी ने किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं नहीं जानता। तो विपक्ष क्या, यदि विपक्ष की जो पार्टी है, विपक्ष का काम क्या है? जाके इस मुद्दे में घुस जाए पूरी तरीके से। कौन था वो जज जिसने इसमें हामी भरी? उस जज की, उसके जज की बीवी की, उसके बच्चों की संपत्तियों की निगरानी होनी चाहिए। क्यों आज मरे जा रहे हैं लोग एनसीएलटी के जज बनने के लिए? 63 ट्राइब्यूनल्स है, 63 के 63 ट्राइब्यूनल्स में जाने के लिए मरे जा रहे हैं। कैसे केसों का निपटारण हो रहा है, और कैसे ये एनसीएलटी के जज बोल रहे हैं कि हमारा काम जो है वो सिर्फ प्रोसीजर देखना है, कितना पैसा क्रेडिटर को मिल रहा है ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। प्रोसीजर ही देखना है तो मशीन को सामने रख दो, दोनों तरफ के लॉयर आके डाल दें कि हमने ये प्रोसेस किया है, मशीन तय कर लेगी प्रोसीजर फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। जज की क्या जरूरत है? तो विपक्ष जो है वो इस न्यूज को एम्पलीफाई करने में कहीं ना कहीं बुरी तरीके से विफल हो रहा है। विपक्ष में एक टाइम में कम्युनिस्ट पार्टियां होती थी, ये सारे वृद्ध और वयोवृद्ध लोगों ने मिलकर अपनी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी को लंबा कर डाला। ये वृद्ध और वयोवृद्ध लोगों का ये कहना था कि हम जवान पीढ़ी के साथ में किसी भी तरीके से जो है वो पावर शेयर नहीं करेंगे। आप देखिए कम्युनिस्टों का कैडर, जमीन पे जवान लड़ेगा पर सत्ता की मलाई जो है वो खाएंगे बुढ़े, जितने वृद्ध और वयोवृद्ध नेता है वो कॉमरेड कॉमरेड बोल के बच्चों को कुदा देंगे, पर बच्चों को जब सत्ता देने की बारी आएगी, शीर्ष पदों पे बैठाने की बारी आएगी, तो कम्युनिस्ट उनको अंगूठा दिखा देंगे। ये इसी कारण कम्युनिस्टों की दुर्गति हुई है।
कांग्रेस की दुर्गति का कारण भी यही है। महाभारत में तो एक धृतराष्ट्र था, यहां ढूंढो तो हर शहर में कांग्रेस के 5-5 धृतराष्ट्र हैं। सब लगे अपने अपने बच्चों को बढ़ाने के लिए। सब अपने बच्चों को बोलते हैं कि हमारे बाद हमारे बच्चे को टिकट मिलनी चाहिए, हमारा बच्चा जनसेवा करेगा। वाह, आपका बच्चा जनसेवा डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन के नहीं करेगा, जवान और किसान बन के नहीं करेगा, आपका बच्चा नेता बन के ही जनसेवा करेगा। और बाकी जो लोग हैं जिनके अंदर टैलेंट है, लड़ने का, मरने का मादा है, जो जूझ सकते हैं इस मोदी सरकार के खिलाफ, कांग्रेस उनको प्लेटफॉर्म देने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि हर शहर में 5-5, 10-10 दर्जनों धृतराष्ट्र भरे हुए हैं। यह कांग्रेस पार्टी की दुविधा है। कांग्रेस को यदि उबरना है वापस से, तो ये धृतराष्ट्रों को बाहर का रास्ता दिखाने की जरूरत है। ये वो धृतराष्ट्र हैं जिन्होंने अपने समय में तो राज किया ही है, राजा की तरह, और वो अब चाहते हैं कि उनकी संतानें जो हैं वो भी आए और वो भी राज करें। और जो पहले लोग चद्दर दरिया बिछाते थे, उनके बच्चे आके अब हमारे बच्चों की चद्दर दरिया बिछाएं। दोस्तों, किसी भी राष्ट्र का आप ये कह लीजिए कि समापन एक झटके में नहीं होता, झटका नहीं होता, हलाल होता है। धीरे 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 खत्म किया जाता है। और जब राष्ट्र खत्म होता है तो इसमें बहुत बड़ा दोष जो है कमजोर होता हुआ विपक्ष है। मोदी सरकार ने इस देश को मतलब एक सशक्त देश तो नहीं बनाया, परंतु वो एक काम करने में सफल रही कि उसने पूरे विपक्ष को जो है नस्त नाबूद कर दिया, नस्त नाबूद। एक उम्मीद की किरण बचा हुआ है राहुल गांधी, पर पार्टी उसका साथ नहीं दे रही है। दुख के साथ, बड़े खेद के साथ बोलना पड़ रहा है। राहुल गांधी को जैसी टीम चाहिए थी, जिस तरीके से स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करनी चाहिए थी, नहीं है, करने में कोई इंटरेस्टेड भी नहीं है। पावर सब बस बना के रखना चाहते, पावर में आ जाए तो हमको लोग गिने। दोस्तों, बड़ी ही विकट स्थिति है, बहुत विकट स्थिति है। और इस विकट स्थिति से यदि हमको निकलना है तो हमें ही कोई रास्ता ढूंढना होगा। ये नेताओं के, ये विपक्षी पार्टियों के जो है, ये इनके भरोसे हम रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ उपाय निकलेगा। ऐसी जंतर मंतर हर साल में 2-4 बार होगा। कई जवान बच्चे जख्मी होंगे, कईयों को पैलेट गन लगेगा, किसी पे AK-47 दागा जाएगा। ये चलता रहेगा, ये होता रहेगा अगर इन नेताओं के भरोसे हम रहते। ये मुझे और आपको तय करना है कि इसका इलाज कैसे करना है। ये 1.5 करोड़ रुपए जो है हर दिन अपने PR में खर्च करने वाले नेता को, ये 2.25 करोड़ रुपए हर दिन खर्च करने वाले मुख्यमंत्री को कितने दिन तक सत्ता में हमें बने रहने देना है दोस्तों, इसका जो है ये अभी हमको तय करना होगा। इसका हल हमको ही निकालना होगा। और आपको जो भी व्यक्ति बोले कि इलेक्शन रिग्ड है, EVM से हो जा रहा है, समझ जाना ये व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये आपको मॉरली खत्म कर देना चाहता है। ये प्रजातंत्र का जो आधार है, जो नींव है, कि आप अपने एक वोट को सबसे बड़ा दुनिया का एसेट समझे, सबसे मूल्यवान चीज समझे, ये उस एसेट को ही जो है कमजोर बता रहा है। ये उसको ही कमजोर बता रहा है। ये आपके मन में शंका के बीज बो रहा है कि तुम्हारे वोट की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे वो व्यक्ति दिखे, दूसरे डायरेक्शन में भाग जाओ, लड़ो मत, भाग जाओ। 2 मिनट भी बात ऐसे व्यक्ति के साथ करना अपनी मानसिक स्थिति को बर्बाद करना खोने जैसा है। आपके वोट का बहुत महत्व है, सभी के वोट का बहुत महत्व है। यदि वोट का महत्व नहीं रहता तो परिसीमन करने के लिए, डिलिमिटेशन करने के लिए इतने मरे नहीं जाती थी भाजपा सरकार। आपके वोट का बहुत महत्व है। और जो भी ये कह रहा है कि EVM में चोरी है, EVM में चोरी है, उससे बहस में आप पढ़िए मत। ठीक है, EVM में चोरी है, पर मैं तो वोट डाल के रहूंगा, डालूंगा मैं।
सत्ता परिवर्तन करना है दोस्तों, तो प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में बुलेट का तो कोई काम नहीं है, बैलेट का ही काम है। अब बैलेट से भी यदि आपका कोई जो है वो ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहा है कि साहब बैलेट कहां रह गया, अब तो ईवीएम रह गया, हैक हो जा रही है, तो आप उससे बहस मत कीजिए। जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन हिसाब बराबर होगा। दोस्तों, मैं भी इस रिसर्च कर रहा हूं इसके ऊपर में, और थोड़ा मुझे जैसी और डाटा, फिगर्स, फैक्ट मिलते हैं मैं आपके सामने उसको लेके आऊंगा और एक और वीडियो इस विषय पे बनाऊंगा। परंतु आप भी जो सूरमा लोग बैठे हैं यूट्यूब पे, जिनके प्रोग्राम आप देखते हो, उसमें लिखिए कि कितने सूरमाओं ने सुभाष चंद्रा के ऊपर में कार्यक्रम बनाया, वीडियो बनाया। कितने मेन न्यूज चैनल्स में इस तरीके के कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं। ये वो सूरमा लोग हैं जिनको भाजपा ने और कांग्रेस ने, कांग्रेस ही तो इन्होंने अपने सूरमाओं को पद्मश्री और पद्म भूषण दे दिया, भाजपा ही तो ये अपने सूरमाओं को दे रही है पद्मश्री और पद्म भूषण। एक एडिटर ऐसे रहे जो जनता को बताते थे कि कैसे टमाटर, प्याज और आलू को काट के सब्जी बनाया जाए, कांदा और बटाटा जो है उसका कैसे कॉम्बिनेशन होके क्या बढ़िया बने। वो एडिटर को बोलते थे वाह बहुत बड़ा एडिटर है, इंग्लिश का एडिटर, नाम ही ले लेता हूं, वीर संघवी की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान टाइम्स के वीर संघवी। रेडिया टेप पे नाम है, पता चला एडिटोरियल ही पूरा लिखा जा रहा है भैया कॉर्पोरेट के हिसाब से। ऐसे ऐसे लोगों को कांग्रेस जो है सर पे लेके बैठी हुई है। भाजपा, सुधीर चौधरी मेरे साथ काम के, मुझे मालूम है कितने पानी में, 16 करोड़ 15 करोड़ की सैलरी है इन लोग की, कमाते इतना। बोलेंगे सैलरी नहीं हो तो हमारी कंपनी को मिला कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों, भाजपा ने अपने जोकर्स बनाए, कांग्रेस अपने बना के जा चुकी है। जब दोनों ही विपक्षी पार्टियों के चाल, चरित्र और चेहरा बदल जाए, देश के लोगों के अनुरूप ना रहे, तो समझ जाओ कि लोकतंत्र का बंटाधार होना तय है। एक महानुभाव एडिटर ने लिख दिया था कि भारत की मिलिट्री आ रही है कब्जा करने के लिए, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा भारत में। बड़ा नाम था उसका, सत्ता के गलियारों में जो है भाई तो ताकत ही ताकत थी। मोदी जी आए, मोदी सरकार उसको बाहर का रास्ता दिखाया। अभी अपना जो है वो यूट्यूब पे करें, नाम बता देना, शेखर गुप्ता, इंडियन एक्सप्रेस के। आप लोगों ने सवाल पूछना चाहिए, इन लोगों से प्रश्न पूछना चाहिए। आप लोग एडिटर रहे हो कि अपने अपने मालिकों के मैनेजर रहे हो। बड़े बड़े ये नाम बन गए, लिखना नहीं आता। मैं आधी नींद में इनसे बेटर जो है वो आर्टिकल्स और कॉलम लिख सकता हूं। नहीं मालूम है, फॉर्च्यून इंडिया और आउटलुक में जाके मेरे आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या हैसियत है। बड़े बड़े नाम हो गए दोस्तों। जो काम करने वाले हैं वो कभी बड़े ओहदे तक पहुंचते नहीं है, क्योंकि ये मालिकों के मैनेजर नहीं बन सकते। आज जो पत्रकारिता में लोग आपको दिख रहे हैं, ये ऐसे सुभाष चंद्र जैसे लोगों के मैनेजर हैं। सुधीर चौधरी, क्या जरूरत थी उसको जाके 100 करोड़ रुपए का बात करने के लिए जिंदल के साथ में? केस रफा दफा हो गया, रफा दफा हो गया केस, जो लाखों लोगों ने देखा। किसी ने यह सवाल नहीं पूछा कि कौन सी वो स्टोरीज थी, कौन वो पत्रकार था जो स्टोरीज लेके आया था जिसके ऊपर में 100 करोड़ का सौदा करने गए थे। दोस्तों, स्थिति बहुत खराब है, बहुत ज्यादा। और आप यदि समझेंगे कि भाजपा चलेगी, कांग्रेस आ गई तो स्थिति ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मैंने कांग्रेस के भी 10 साल देखे, 2004 से 14 तक। कांग्रेस में एक अंतर था कि आपको काम करने देती थी पत्रकार को, भले आप उनके खिलाफ कुछ लिखो, आपको आपके जीवन को दुर्भर कठिन नहीं बना देती थी। भाजपा के साथ अंतर है कि आपके पेट पे लात मार देंगे। इनको बड़े निष्ठुर है, निर्दयी है, इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पत्रकार क्या एक परिवार है, बच्चे हैं। हिंदू हिंदू बोलते हो, हिंदू परिवारों को जो है, हिंदू पत्रकारों को ही आप समाप्त करते हो, क्योंकि वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं और आपके हां में हां नहीं मिला रहे। जब आप एक पत्रकार की नौकरी खाते हो तो आप एक उसके पूरे परिवार को नष्ट कर रहे हो, पूरे परिवार को नष्ट कर रहे हो।
दोस्तों 30 मिनट का वीडियो बन गया है। आप लोगों से कहना चाहूंगा कि मैं 6 सितंबर को एक पेड वीडियो लेके आ रहा हूं। यदि आप में से कोई वो पेड वीडियो देखना पसंद करना चाहता है तो मुझे 9860317209 पे संपर्क कर सकता है, व्हाट्सएप मैसेज भेज सकता है। मैं नोट्स भी बना रहा हूं, जो मैं वीडियोस में बोलता हूं उसको नोट्स फॉर्मेट में प्रोवाइड कर रहा हूं। यदि आप लोग वो नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी फीस 300 रुपए है। अगेन आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज डालें 9860317209 पे, मैं आपको जरूर संपर्क करूंगा। दोस्तों यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इस चैनल को साझा कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।